अगर बाहर की तरफ है तो फिर वो और प्रेशर सिम्टम्स बाहर के ऑर्गन्स पे कर सकता है, जैसे इंडाइजेशन होना, यूरिन बार बार आना, पेट में दर्द होना या पेट में मास फील होना, ये सारे फाइब्रॉइड्स के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसका साइज़ बहुत बढ़ता है, यूट्रस इतना छोटा सा होता है, वो इतना बड़ा हो जाता है ना, तो फाइब्रॉइड भी उसी हिसाब से लेंथन होगा, बड़ा होगा। पर वो फिर डिलीवरी के बाद जैसे यूट्रस श्रिंक करता जाता है, फाइब्रॉइड भी जनरली वापस साइज़ पे आ सकता है। बच्चा हो गया और उसके बाद उस लेडी ने कहा मेंसेस आए ना आए, मुझे क्या चिंता है, मैं तो कोई दवाई नहीं लूँगी। यहाँ एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क हो जाएगा, क्योंकि अगर उसको बहुत दिन तक ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, 2-2, 3-3 महीने लाइनिंग बढ़ती जा रही है और फिर एक दिन ब्लीडिंग शुरू होगी और वो बोलेगी ब्लीडिंग ख़त्म ही नहीं हो रही है मैम, मेरे तो 20 दिन हो गए। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट टू ट्राई, मतलब कितना ज़रूरी है कि ओव्यूलेशन पीरियड में ही आप ट्राई करें कंसीव करने का? मुझे तो लगता है ज़रूरी है हमेशा ट्राई करना। इट इज़ नॉट ओनली ओव्यूलेशन पीरियड। अगर हम मेडिसिन दे रहे हैं और हम बोलते हैं सिर्फ ओव्यूलेशन पीरियड में ट्राई करो, इतना स्ट्रेस हो जाता है कपल को, आदमी को, लड़की को तो जो होता है ही इज़ द एक्टिव पर्सन एंड सेक्शुअल एक्ट इन अ मैन इज़ टोटली एन इमोशनल एक्ट। सो उसमें अगर सर पे डंडा रख के और हम बोलें यू हैव अ कॉन्टैक्ट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एंड वो तब होता है जब वो लड़की बोलती है ओ अब मेरा फर्टाइल पीरियड शुरू हो गया। Exactly. तो वो ना डंडा आ जाता है। तो मैं उनसे सबसे यही बोलती हूँ कि तुम लोगों के कम कॉन्टैक्ट्स होते हैं, 2-3 महीने बॉन्डिंग बढ़ाओ, कैंडल लिट डिनर्स करो, एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा करो और एक हफ्ते में एटलीस्ट 3-4 कॉन्टैक्ट्स करो और ये शुरू कर दो आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन एंड्स। नॉर्मली हम जब फर्टिलिटी ड्रग्स देते हैं तो ओव्यूलेशन 14वें-15वें दिन तक हो जाता है, तो इतनी बड़ी सज़ा नहीं है उन दोनों कपल्स के लिए कि अगर वो हफ्ते में 3-4 कॉन्टैक्ट्स करें फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स। 100% वो लोग फर्टाइल पीरियड को क्रॉस कर लेंगे, उसके बाद उनकी इच्छा है जो करें। बट बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से क्या राइट एज होनी चाहिए इफ दे आर प्लानिंग अ बेबी, कोई भी बेबी प्लान बिफोर 30। यस, बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से बिफोर 30, बट राइट नाउ एज सब लोग वर्किंग मदर्स, वर्किंग गर्ल्स हैं, तो देयर इज नो राइट एज। ऐसे नहीं कुछ किसी को आप बोल सकते कि आप अभी कर लो, नहीं तो नहीं होगा। देयर इज नो बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से यस, बिफोर 30 इज द बेस्ट, बिकॉज बीमारियां जेनाइटल ट्रैक्ट की कम होती हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉइड सब बनने शुरू हो जाते हैं, इन्फेक्शंस। 35 से पहले फिर भी ईजी है, 35 के बाद और मुश्किल। और अगर 38, 39 पहुंच गए, 40 पहुंच गए तो हम सब IVF के डॉक्टर्स उछल पड़ते हैं चलो तुम तो अब IVF कराओ, यस, क्योंकि तुम्हारा एंड हो रहा है फर्टिलिटी स्पैन का। अब जैसे आपने मेंशन किया फाइब्रॉइड्स के बारे में, तो फाइब्रॉइड्स बॉडी में PCOD के साथ ही डेवलप होने शुरू होते हैं या वो एक बहुत ही अलग चीज़ है? बहुत अलग है, लेकिन फाइब्रॉइड्स थोड़े ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट टाइप के ट्यूमर्स माने जाते हैं। तो जहाँ भी ईस्ट्रोजन की बहुतायत होती है, जैसे कि PCOS में जब ओव्यूलेशन नहीं होता है तो खाली ईस्ट्रोजन ही बन रहा होता है, तो थोड़ा सा इंसिडेंस ज़्यादा होता है। पर फाइब्रॉइड्स किसी को भी हो सकते हैं, PCOS हो या ना हो। तो फाइब्रॉइड्स के सिम्टम्स भी सेम होते हैं डॉक्टर? फाइब्रॉइड्स के डिफरेंट होते हैं, जैसे कि एक्सेसिव हैवी ब्लीडिंग होना पीरियड्स के टाइम पे, जल्दी पीरियड्स आना, या फिर पेन होना पेट में, या फिर पीरियड्स के टाइम पे ज़्यादा दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। और डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड एग्जैक्टली कहाँ पे है यूट्रस में, उस हिसाब से सिम्टम्स डिफर करते हैं। अगर बिल्कुल लाइनिंग के पास है तो पीरियड ज़्यादा होंगे, क्रैम्पिंग ज़्यादा होगी। अगर बाहर की तरफ है तो फिर वो और प्रेशर सिम्टम्स बाहर के ऑर्गन्स पे कर सकता है, जैसे इंडाइजेशन होना, यूरिन बार बार आना, पेट में दर्द होना या पेट में मास फील होना, ये सारे फाइब्रॉइड्स के सिम्टम्स हो सकते हैं। 50% में कोई सिम्टम्स नहीं। एग्जैक्टली 50% में नॉट अ सिंगल सिम्टम, इवन इतने बड़े फाइब्रॉइड के साथ। तो फिर वो कैसे आपके पास पहुंचते हैं, मतलब जब इंसिडेंटली डायग्नोज हो जाते हैं, किसी और प्रॉब्लम को लेके आते हैं और हम अल्ट्रासाउंड करते हैं या हम एग्जामिन करते हैं, बोलते हैं अरे तुम्हारा तो एक फाइब्रॉइड है, और पेशेंट बोलता है मुझे तो कोई सिम्टम ही नहीं है। मतलब ये ज्यादातर प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी के समय या कभी भी आपको डायग्नोस एनी टाइम। तो फाइब्रॉइड का साइज भी बढ़ता है और ये कितना ज्यादा, मतलब इसका साइज बहुत बढ़ता है, यूट्रस इतना छोटा सा होता है, वो इतना बड़ा हो जाता है ना, तो फाइब्रॉइड भी उसी हिसाब से लेंथन होगा, बड़ा होगा।
पर वो फिर डिलीवरी के बाद जैसे यूट्रस श्रिंक करता जाता है, फाइब्रॉइड भी जनरली वापस साइज़ पे आ सकता है या थोड़ा बहुत हो सकता है कि Size बड़ा बढ़ छोटा सकता हो है। जाए। फाइब्रॉइड को ऑपरेट करने का या ट्रीट करने का कोई नॉन सर्जिकल भी ट्रीटमेंट होता है या फिर उसको बस सर्जरी से? आजकल मेडिसिन भी हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन साइज अगेन। अगर साइज छोटा है तो हम मेडिसिन से ट्राई कर सकते हैं, अगर साइज बड़ा है, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, बहुत सारे हैं, तो फिर देन यूजुअली सर्जिकल ऑप्शन इज अ बेटर ऑप्शन। जो नॉन सर्जिकल ऑप्शंस हैं उसमें आजकल हम लोग अल्ट्रासाउंड या कोई तरह की ऐसी वेव्स यूज़ करते हैं जिससे कि हम लोग उस फाइब्रॉइड को उसके बीम्स डाल के जला के ख़त्म करना चाहते हैं, पर वो मेथड्स कभी भी पॉपुलर नहीं हो नहीं। पाए बिकॉज़ बहुत एल्डरली लोगों का जिनका ऑपरेटिव रिस्क बहुत ज़्यादा है उनके लिए ट्राई करते हैं, और बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स में इसमें बहुत टाइम लगता है। फिर वो फाइब्रॉइड तो वही है, चाहे वो किल होके गला हुआ है, वो सारे सिम्टम्स वगैरह लेके बहुत कम पॉपुलर हो पाए हैं वो वाले मेथड्स जो अल्ट्रासाउंड को या कोई और टाइप की रेज को यूज़ करते हैं। कितना ज़रूरी है कि अपना टाइम टू टाइम आप अल्ट्रासाउंड कराते रहें ताकि अगर आपको फाइब्रॉइड हो रहा है तो आपको पता चल जाए एक राइट टाइम पर, और या आपको अगर पीसीओडी भी है, पीसीओएस भी है, तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कब कब हमें अल्ट्रासाउंड कराते रहना चाहिए, किस एज में भी? देखो ऐसा है, फाइब्रॉइड में अगर तुमको कोई सिम्टम ही नहीं था और तुम्हारा इंसिडेंटली पता चला है तो नॉर्मली हमारे पास बहुत लोग आते हैं 40s में कि ये फाइब्रॉइड है लेकिन हमें कोई सिम्टम नहीं है, तो ऐसे में हम लोग ये बोलते हैं कि इट्स अ बिग फाइब्रॉइड, तो आप हर साल एक अल्ट्रासाउंड करा लो देखने के लिए कि इसका रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। अगर वो बिल्कुल कांस्टेंट है तो हम लोग बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं, लेकिन अगर रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा है या हम उनसे बोलते हैं बीच में अगर कोई ब्लीडिंग वाला सिम्टम हो जाए, पेन, ब्लीडिंग, एनीथिंग, तो आप एक रिपीट अल्ट्रासाउंड करा लीजिएगा। कभी कभी ये फाइब्रॉइड्स अंदर से गलने लगते हैं क्योंकि इनके अंदर ब्लड नहीं पहुंचता है, जिसको डिजेनरेशन, रेड डिजेनरेशन बोलते हैं। तो वो कभी पेन अगर करता है तो 8-10 दिन लगते हैं ठीक होने में, या कोई प्रेशर सिम्टम्स हो रहे हों, जैसे अभी आपने सुना मैम ने बोला, तो उसके लिए हम लोग रिपीट कराते हैं। नहीं तो वंस अ ईयर ओनली टू असेस कि साइज़ बढ़ तो नहीं रहा है। साइज़ बढ़ रहा हो तो बेस्ट है कि सोचना शुरू कर दें कि इसको शायद निकालना चाहिए, बिकॉज़ ये साइज़ हर साल 2-2 सेंटीमीटर बढ़ता जा रहा है। ओके। और फाइब्रॉइड्स के साथ कंसीव करना मुश्किल होता है या ईजी होता है। इजी होता है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ उसकी कहाँ पे पोजीशन है, है। correct। अगर बिल्कुल ही यूट्रस के कैविटी में है, लाइनिंग से जुड़ा हुआ है, तो फिर रिकरेंट अबॉर्शन होने के चांस हो सकते हैं। ये कंसीव भी करना कंसीव मुश्किल करने होता है, में भी तो उसको मुश्किल हो निकाल सकता है। देना ज़रूरी है। सिर्फ उनको निकालना बहुत ज़रूरी है फाइब्रॉइड्स को निकालना काफ़ी जो ज़रूरी जो अगर जो कैविटी के लोग- अंदर उभरे हाँ। हुए हों, जहाँ बच्चा कंसीव करती है लड़की, जिस कैविटी में या जहाँ से मेंस्ट्रुएशन होता है उसमें अगर उभरा हुआ हो बॉल की तरह, तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ एक क्वेश्चन मेरे माइंड में और आया कि पीसीओएस, जब हम पीसीओएस की बात कर रहे थे, पीसीओएस के साथ भी अगर जैसे somebody is very near to her menopause वाला स्टेज, तो क्या पीसीओडी तब भी उनको हो सकता है? पीसीओडी होता नहीं है तब। It is there. पीसीओएस तो शुरू से ही है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मिथ है जो मैं हाँ। चाहती हूँ कि दर्शकों को बताऊँ, कि अगर आपके डॉक्टर्स या ट्रीटिंग फिजिशियन बोलें आप ये दवाई ले लो और 6 महीने बाद आपका पीसीओएस ठीक हो जाएगा, ये गलत है। पीसीओएस एक जेनेटिक कंडीशन है, ये पूरी ज़िंदगी ये रहेगा। रहेगा। इसका सिम्टम्स जो हैं वो घटते बढ़ते रह सकते हैं, और उम्र के साथ ओवरीज़ के फॉलिकल्स खर्च हो रहे हैं, हर दिन जो है वो एपोप्टोसिस नाम की एक एट्रीजिया और एपोप्टोसिस से ख़त्म होते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ओवरी का साइज़ कम होता जाएगा, फॉलिकल्स कम होते जाएंगे, शायद इसका ओव्यूलेशन वाली जो प्रॉब्लम है या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी वाली प्रॉब्लम है वो कम हो सकती है अपने आप। पर बाकी सारी चीज़ें, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, एंडोमेट्रियल कैंसर, इन सब का रिस्क रहेगा अगर उसको मैनेज ना किया जाए। बच्चा हो गया और उसके बाद उस लेडी ने कहा मेंसेस आए ना आए, मुझे क्या चिंता है, मैं तो कोई दवाई नहीं लूँगी, यहाँ एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क हो जाएगा। क्योंकि अगर उसको बहुत दिन तक ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, 2-2, 3-3 महीने लाइनिंग बढ़ती जा रही है, और फिर एक दिन ब्लीडिंग शुरू होगी और वो बोलेगी ब्लीडिंग ख़त्म ही नहीं हो रही है मैम, मेरे तो 20 दिन हो गए। अब हम अगर बायोप्सी करते हैं तो एक चांस है कि ऑलरेडी कैंसर की तरफ बढ़ने लगा है वो लाइनिंग, या कैंसर हो गया हो। तो इसका मैनेजमेंट लाइफ
लॉन्ग रहना चाहिए, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी हो, और बाकी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल का मॉनिटरिंग हर साल एक बार होना चाहिए। ऐसे कोई पर्टिकुलर मतलब हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज भी होती हैं जो हमें और ज़्यादा प्रोन बनाती हैं पीसीओडी और पीसीओएस के लिए? Couch सेडेंट्री लाइफस्टाइल सबसे ज्यादा काउच कॉमन। पोटैटोज हो, बैठे रहें, खाते रहें, नो एक्सरसाइज, बाहर का खाना खाना। एग्जैक्टली और जैसे मैम ने बोला कि 6 मंथ्स दवाई ले लो ठीक हो जाएगा पीसीओएस। यूजुअली जो 6 मंथ्स को हम दवाई देते हैं वो क्यों देते हैं? बिकॉज वो 6 महीने का टाइम हम आपको दे रहे हैं ताकि आप अच्छे लाइफस्टाइल में, मॉडिफाइड लाइफस्टाइल में सेटल हो सको, सो दैट वो इतना टाइम 6 महीने वो आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लेगा, सो दैट यू बिकम यूज टू इट, आपको उसकी आदत पड़ जाए। पर इसका मतलब ये नहीं कि 6 महीने बाद अगर मेडिसिन बंद हो रही है तो पीसीओडी ठीक हो गया, नहीं। उसके बाद आपको अपना लाइफस्टाइल कंटिन्यू करना है, बिकॉज वो लाइफ लॉन्ग है। मेडिसिन लाइफ लॉन्ग नहीं चल सकती, वो सिर्फ एक अक्यूट फेज के लिए है कि ताकि आप वेट लॉस कर सको, आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाए, हार्मोन्स थोड़े कंट्रोल में हो जाए। बट इट इज़ नॉट दैट कि आपने ये बोला कि मैंने एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने 6 महीने की दवाई दी, उसके बाद वो फिर आ गया। वो डॉक्टर की इसमें कोई वो नहीं है, वो आप लाइफस्टाइल को उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, जो आपको एडवाइस दी गई है, जो आपको चेंजेस करने को बोले गए हैं, अगर वो आप नहीं कंटिन्यू करोगे थ्रू आउट लाइफ, ये सारी चीज़ें स्टेज बाय स्टेज डिफरेंट सिम्टम्स में आती रहेंगी। प्लस एक और चीज़ भी है, खाली लाइफस्टाइल से सारे पीसीओएस नहीं ठीक हो सकते हैं। सो मेडिसिन्स लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती हैं मेंसेस लाने के लिए, अगर मुंह पे बाल आ रहे हैं उनको कम करने के लिए, अगर वो बॉदर कर रहे हैं आपको, नहीं तो आप लेज़र करवा लें, कुछ भी करवा सकते हैं। पर पीसीओएस में ज़्यादा जल्दी लेज़र के बाद भी बाल आ जाते हैं क्योंकि एंड्रोजन ज़्यादा हैं बॉडी में। सो दवाइयाँ जनरली लॉन्गिट्यूडनली पूरी लाइफ लेनी पड़ती हैं मेंसेस को रेगुलर रखने के लिए, या कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, या शुगर्स के लिए भी मेटफॉर्मिन वगैरह लेनी पड़ती है, और अगर डायबिटीज़ हो जाए तो प्रॉपर। एक एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ, जब लोग बोलते हैं क्यों नहीं ठीक हुआ ये, आपने दवाई दी तो ठीक हो गया, तो मैंने कहा क्योंकि ये प्रॉब्लम को करेक्ट करता है। आप मेरे पास मेंसेस की गड़बड़ी और बाल लेके आए, ये दोनों चीज़ें करेक्ट हो गई। आप चश्मा पहनते हैं क्योंकि आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपका विजुअल फोकल लेंथ गड़बड़ाया हुआ है। ये जब तक आप पहनते हैं आपको ठीक दिखता है। आप उतार के मुझसे मेरी बुक पढ़िए ना, नहीं ना, आप 6 महीने पढ़ने के बाद भी उतार के कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ये सिर्फ करेक्ट करता है, क्योर नहीं करता है। हमारी मेडिसिन्स करेक्ट करती हैं, क्योर नहीं करती हैं अंडरलाइंग प्रॉब्लम को, तो वो पूरी ज़िंदगी रहेगी। चाहे कितना भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके रहें, जब जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग होती हैं ये प्रॉब्लम्स, तो वो बीमारी चलती रहेगी और उसका थोड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट हमेशा लेना पड़ेगा। मतलब हम डॉक्टर्स की बनी रहेगी। साथ ही ये स्मोकिंग और अल्कोहल कितने चांसेस और कितना रिस्क बना देता है पीसीओएस पीसीओडी होने का? एनवायरमेंटल फैक्टर है, इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ाएगा। अल्कोहल लोगे तो स्नैक करोगे, एग्जैक्टली। कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लोगे, जब कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लोगे अगेन, तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी एंड देन अगेन वो पीसीओएस को प्रेसिपिटेट करेगा। मतलब स्मोकिंग और अल्कोहल से पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ते हैं? चांसेस नहीं, पीसीओडी है तो वो और ज्यादा और प्रेसिपिटेट अगर होगा। अल्कोहल ले रहे हो एंड यू आर स्नैकिंग विद इट, तो अल्कोहल आल्सो इंक्रीजेस योर शुगर्स, और स्नैकिंग भी इंक्रीज करेगी। स्मोकिंग आई कांट रियली से कितना कनेक्टेड होगा पीसीओएस के साथ में, बट मतलब कुछ चांसेस बढ़ा सकता है। मतलब ये दुश्मन हर इट इज चीज़ के जस्ट हैं ना, एनवायरमेंटली smoking और प्रीडिस्पोज्ड। नहीं, हमने जैसे सुना है कि स्मोकिंग और अल्कोहल दुश्मन तो हर चीज के हैं, बिल्कुल, पर आपकी बॉडी के अंदर और क्या क्या मतलब तकलीफ पैदा कर सकते हैं वो तो बस क्या ही बताएं। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस सेशन। आई होप हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ नॉलेज रहेगा कि उनको पीसीओडी और पीसीओएस से बचने के लिए क्या करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहले तो एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, नो मैटर व्हाट आप किस एज के हैं, पर अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही और चर्चा के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इस चीज़ के लिए। थैंक यू।